नमस्कार और हमारे YouTube चैनल जीवन का रहस्य बाय दीपक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो जो शायद हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी आता जरूर है। सवाल ये है कि जब एक साथ कई मुश्किलें आ जाएं तो उनसे कैसे निपटा जाए। नमस्कार। और ये मतलब सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है ना। ये बहुत ही एक असली उलझन है। जब लगता है कि सेहत, काम, रिश्ते, पैसे, सब तरफ से चुनौतियां एक साथ आ गई हैं। बिल्कुल, ऐसा महसूस होता है जैसे किसी दलदल में फंस गए हों, जहां हर बार निकलने की कोशिश आपको और अंदर खींच लेती है। सही बात है। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद यही है कि इन हालात से निपटने के लिए कुछ ठोस और व्यवहारिक तरीकों को समझा जाए। और देखिए, जब भी ये बात होती है ना, तो सबसे आम सलाह एक कहानी से आती है। वो तूफान वाली कहानी। हाँ, मैंने भी सुनी है, जिसमें कहा जाता है कि कुछ जानवर जैसे गाय, भैंस, वो तूफान से दूर भागते हैं और नतीजा ये होता है कि वो ज्यादा देर तक तूफान में ही फंसे रहते हैं। बिल्कुल। जबकि कुछ दूसरे जानवर जैसे जंगली भैंसे, वो तूफान की तरफ ही दौड़ते हैं। रास्ता मुश्किल होता है, पर वो उसे जल्दी पार कर जाते हैं। तो इसका मतलब ये निकाला जाता है कि हमें मुश्किलों का सामना करना चाहिए, हम्म, उनसे भागना नहीं। हम्म, ये सुनने में तो बहुत दमदार लगता है, हम्म। पर क्या क्या ये हमेशा सही रणनीति है? मतलब क्या हर तूफान में सीधा घुस जाना ही समझदारी है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और यहीं पर मनोविज्ञान एक बहुत अहम फर्क बताता है। वो इसे कहते हैं अंधाधुंध सामना करने और सक्रिय रूप से निपटने के बीच का अंतर। अच्छा। हाँ, तूफान की तरफ भागने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे आग में कूद जाएं। इसका असली मतलब है अपनी स्थिति का नियंत्रण अपने हाथ में लेना। अपने हाथ में लेना मतलब सिर्फ प्रतिक्रिया देने के बजाय सक्रिय होना। बिल्कुल। जब हम समस्या से भागते हैं, तो हम हालातों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। हम बस उम्मीद करते हैं कि शायद तूफान गुजर जाएगा। लेकिन जब हम सक्रिय रूप से निपटते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि हाँ, मैं एक मुश्किल स्थिति में हूं और अब मुझे फैसले लेने हैं। तो ये एक तरह से एक मानसिक बदलाव है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। ये विक्टिम मोड से एक्टर मोड में आने जैसा है। और यहीं से ठोस कदमों की शुरुआत होती है। चलिए, तो अब उन ठोस कदमों पर आते हैं। मान लीजिए किसी ने ये मानसिक बदलाव कर लिया है। वो कह रहा है ठीक है, मैं इस दलदल में हूं और मैं इसका सामना करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो, तो पहला कदम कहाँ रखें? सब कुछ इतना बड़ा और डरावना लगता है। और इसी डर और घबराहट को कम करने के लिए मनोविज्ञान एक बहुत ही कारगर तकनीक बताता है, जिसे हम कह सकते हैं संकट का वर्गीकरण या क्राइसिस ट्रायज। क्राइसिस ट्रायज, जैसे इमरजेंसी रूम में होता है? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जैसे डॉक्टर तय करते हैं कि किस मरीज पर तुरंत ध्यान देना है, वैसे ही हमें अपनी समस्याओं के साथ करना होता है। ये दिलचस्प है। तो ये सिर्फ एक टू डू लिस्ट बनाने से ज्यादा है? हाँ, ये उससे बहुत ज्यादा है। इसमें हम समस्याओं को दो पैमानों पर आंकते हैं। पहला है अर्जेंसी, यानी तात्कालिकता। क्या ये समस्या जलती हुई आग जैसी है जिस पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है, या ये धीमी आंच पर पकने वाली समस्या है जिसे बाद में भी देखा जा सकता है? हाँ। और दूसरा पैमाना? दूसरा पैमाना है नियंत्रण, यानी इस समस्या के कितने हिस्से पर मेरा सीधा कंट्रोल है और कितना हिस्सा मेरे कंट्रोल से बाहर है। इस सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि हम अक्सर अपनी ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद कर देते हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। क्या हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं? मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई है, घर में कोई बीमार है और उस पर कुछ कर्ज भी है। वो इस ट्रायज का इस्तेमाल कैसे करेगा? बहुत अच्छा उदाहरण है। चलिए इसे देखते हैं। बीमार सदस्य की देखभाल एक जलती हुई आग है ना? इस पर तुरंत ध्यान देना होगा। हाँ, बिल्कुल। नौकरी ढूंढना भी जरूरी है, लेकिन शायद वो एक दिन में हल नहीं होगा। और कर्ज एक धीमी आंच वाली समस्या है जिसका समाधान ढूंढना है, लेकिन शायद वो पहली दो चीजों के बाद आएगा। ठीक है, ये तो हुई अर्जेंसी। अब नियंत्रण की बात। अब दूसरा पैमाना। आप किसी की बीमारी को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अच्छी देखभाल और इलाज सुनिश्चित कर सकते हैं। ये आपके नियंत्रण में है। आप ये नियंत्रित नहीं कर सकते कि आपको कल ही नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आप रोज कितनी जगह अप्लाई करेंगे, अपनी स्किल्स कैसे बेहतर करेंगे, ये आपके नियंत्रण में है। तो ये तकनीक हमें हमारी सीमित ऊर्जा को सही जगह लगाने में मदद करती है। ये हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने को कहती है जो जरूरी भी है और हमारे नियंत्रण में भी हैं। इससे वो घबराहट कम होती है कि मुझे सब कुछ एक साथ करना है। एकदम। ये राजकता में एक व्यवस्था ले आता है। आप हर समस्या को हल नहीं कर रहे हैं, आप बस आज का सबसे जरूरी और करने लायक काम कर रहे हैं।
और इससे आपको नियंत्रण का एहसास वापस मिलता है, जो ऐसे समय में सबसे पहले खो जाता है। नियंत्रण का एहसास, ये बात मुझे हमारे दार्शनिक नजरिए की तरफ ले जाती है, क्योंकि वो भी मन के नियंत्रण पर ही आधारित है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जब कोई इतने तनाव में हो तो दिमाग तो काम करना ही बंद कर देता है ना? हाँ, बिल्कुल। उस वक्त ये सब तर्क और व्यवस्था की बातें, ये सब सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन महसूस तो सिर्फ घबराहट होती है। दबाव में हमारा दिमाग काम कैसे करता है, इस बारे में हमारे स्रोत क्या कहते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और यहाँ विज्ञान हमें एक बहुत ही उम्मीद भरी तस्वीर दिखाता है। आमतौर पर हम मानते हैं कि तनाव हमारे दिमाग के लिए बुरा है। वो हमारी सोचने समझने की शक्ति को कम कर देता है, जिसे फाइट, फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं। बिल्कुल, हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक स्टडी एक और दिलचस्प चीज बताती है। हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, उसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम की एक खासियत होती है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग अनुभवों के आधार पर खुद को बदल सकता है, नए कनेक्शंस बना सकता है। मतलब हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, वो बदल सकता है। हाँ, और चुनौतियों और संकट इस बदलाव के लिए सबसे बड़े उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट होते हैं। जब हमारी जिंदगी आराम से चल रही होती है तो दिमाग ऑटो पायलट पर चलता है, पुराने रास्तों पर। लेकिन जब कोई बड़ी मुश्किल आती है तो वो दिमाग को नए रास्ते बनाने के लिए मजबूर कर देती है। ये उस पहाड़ धकेलने वाले आदमी की कहानी जैसा है। ओके? वो रोज एक पहाड़ को धकेलने की कोशिश करता है, सालों बाद भी पहाड़ तो 1 इंच नहीं हिलता, लेकिन उस आदमी की मांसपेशियां बहुत मजबूत हो जाती हैं। आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा। भले ही बाहरी परिस्थिति ना बदले, आप अंदर से बदल जाते हैं। और मनोविज्ञान में इसके लिए एक बहुत शक्तिशाली शब्द है, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, यानी आघात के बाद का विकास। ये सिर्फ मुश्किल से उभरने या बाउंस बैक करने के बारे में नहीं है, ये बाउंस फॉरवर्ड करने के बारे में है। बाउंस फॉरवर्ड, ये क्या है? स्टडीज दिखाती हैं कि जिन लोगों ने बड़ी मुश्किलों का सामना किया है, उनमें से कई लोग बाद में अपनी जिंदगी को ज्यादा बेहतर पाते हैं। उनके रिश्ते ज्यादा गहरे हो जाते हैं, वो जिंदगी की छोटी छोटी चीजों की ज्यादा कदर करने लगते हैं और उनमें एक नई तरह की भीतरी ताकत आ जाती है। वो सिर्फ पुराने नॉर्मल पर वापस नहीं आते, वो एक नए और बेहतर नॉर्मल को जन्म देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें मुश्किलों को सिर्फ एक बाधा के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे अवसर के तौर पर भी देखना चाहिए जो हमें विकसित होने का मौका दे रहा है। ये कहना आसान है, पर करना बहुत मुश्किल। ये बहुत मुश्किल है और कोई भी ये नहीं कह रहा है कि आप मुश्किल में खुशियां मनाएं। बिल्कुल। लेकिन ये समझना कि इस दर्द और संघर्ष से कुछ सार्थक निकल सकता है, ये आपको उस दर्द को सहने की एक वजह देता है। और यहीं पर आत्मसंवाद, यानी आप खुद से क्या बात करते हैं, उसकी भूमिका आती है। हाँ, दार्शनिक स्रोत इसी पर बहुत जोर देता है कि हमारे साथ जो होता है, हम उससे दुखी नहीं होते, बल्कि हम उस चीज के बारे में जो सोचते हैं उससे दुखी होते हैं। बिल्कुल, अपने विचारों पर ध्यान देना। जब कोई मुश्किल आती है तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से सबसे बुरे नतीजों की कल्पना करने लगता है, जैसे अब सब खत्म हो गया, मैं कभी इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा, ये सब मेरी गलती है। तो हमें इन विचारों को चुनौती देनी है, खुद से पूछना है कि क्या ये सच में सच है कि सब खत्म हो गया, या ये सिर्फ एक बहुत मुश्किल दौर है। हाँ, और ये भी पूछना है, इस स्थिति में मैं क्या सीख सकता हूं, या कौन सी एक चीज है जो अभी भी मेरे नियंत्रण में है। ये सवाल आपके सोचने का पैटर्न बदलते हैं। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। क्या खतरा? कि हम सिर्फ अपने ही विचारों में ना फंस जाएं। आत्मसंवाद जरूरी है, लेकिन सिर्फ आत्मसंवाद आपको अकेला और अलग थलग भी महसूस करा सकता है। ये बहुत जरूरी बात है। अक्सर हम अपनी परेशानियां किसी को बताने से हिचकिचाते हैं। हमें लगता है कि हम दूसरों पर बोझ बन जाएंगे या लोग हमें कमजोर समझेंगे। जबकि असल में इसका उल्टा होता है। दूसरों से मदद मांगना या सिर्फ अपनी बात कहना कमजोरी की नहीं, बल्कि ताकत की निशानी है। ये इस बात को स्वीकार करना है कि आप इंसान हैं और आपको सहारे की जरूरत है। दूसरों से बात करने से न सिर्फ भावनात्मक सहारा मिलता है, बल्कि एक नया नजरिया भी मिलता है। हो सकता है जिस समस्या को हम पहाड़ समझ रहे हों, वो किसी और को एक छोटी सी पहाड़ी लगे। बिल्कुल, और वो आपको उससे निकलने का आसान रास्ता बता दे। तो ये एक संतुलन बनाने जैसा है। एक तरफ हमें अपने अंदर झांकना है, अपने विचारों को समझना है, और दूसरी तरफ हमें बाहर की दुनिया से जुड़ना है, मदद लेनी है और खुद को अकेला नहीं पड़ने देना है। ये बिल्कुल सही संतुलन है। अंदरूनी काम और बाहरी सहारा, ये दोनों मिलकर ही हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ऐसा लगता है कि कई मुश्किलों से एक साथ निपटने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है।
ये कई चीजों का एक मिश्रण है? हाँ, सबसे पहले तो मानसिकता का सवाल है। मुश्किलों से भागने के बजाय उन्हें सक्रिय रूप से नेविगेट करने का फैसला करना। फिर दूसरा कदम है उस बड़ी डरावनी तस्वीर को छोटे-छोटे संभालने लायक हिस्सों में तोड़ना। क्राइसिस ट्रायज का इस्तेमाल करके ये तय करना कि आज अभी इस वक्त सबसे जरूरी काम क्या है। तीसरा, ये समझना कि ये संकट सिर्फ एक समस्या नहीं है, बल्कि आपके दिमाग के लिए विकसित होने का एक मौका भी है। ये पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ की संभावना को याद रखना है, जो दर्द को एक मकसद देता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात ये याद रखना कि आप अकेले नहीं हैं। अपने अंदर की आवाज सुने, लेकिन दूसरों का साथ लेने से भी न हिचकिचाएं। बिल्कुल, जीवन अप्रत्याशित है और उसमें चुनौतियां आएंगी ही। लेकिन एक बात साफ है, मनुष्य के अंदर किसी भी आपदा का सामना करने और उससे भी ज्यादा मजबूत होकर निकलने की अद्भुत क्षमता है। तो आज के इस चर्चा के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हम सब अपनी मुश्किलों को समस्या का नाम देते हैं। जरा सोचिए, अगर हम उस शब्द को ही बदल दें, अगर हम समस्या की जगह उसे एक प्रोजेक्ट या एक चुनौती या सीखने का अवसर कहना शुरू कर दें, तो क्या सिर्फ इस एक शब्द के बदलने से ही उस चीज को देखने का और उससे निपटने का हमारा पूरा नजरिया नहीं बदल जाएगा? ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। इस पर जरूर सोचना चाहिए। सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल जीवन का रहस्य बाय दीपक को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद श्रोताओं, आप सुन रहे थे जीवन का रहस्य। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक के लिए आत्मा के साथ जुड़े रहिए और जीवन के रहस्यों को समझते रहिए।